आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हमने आपको परसों ही एक इसी प्रोग्राम में एक वीडियो हमने आपको दिखाया था। ये पूर्व राज्यपाल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और वो मध्य प्रदेश में मुसलमानों से ये कह रहे थे कि 1-2 करोड़ मुसलमानों की मौत भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम जुल्म ज़्यादती नहीं सहेंगे। इस तरह की बातें वो कह रहे थे। अब दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें मुसलमानों के केस लड़ते हैं एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका नाम है महमूद प्राचा। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और ये कह रहे हैं कि जो भी मुसलमान नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, आरएसएस की तारीफ करे या उन लोगों से मिलने के लिए जाए वो गद्दार है। ऐसे लोगों का बॉयकॉट करो। ये सीधे सीधे अपने ही समाज में, अपनी ही कौम में उन लोगों का बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जो लोग सरकार के साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, चाहे अपनी कौम के लिए के भले के लिए ही एक रास्ता बनाए रखना चाहते हैं, वो सब महमूद प्राचा की नजर में गद्दार हैं। तो इनकी बात आप सुनिए, फिर हम बात करेंगे कि आखिर मुसलमानों का क्या जहन बनाने की कोशिश इस किस्म के लोग करते हैं। जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, मिलने जाते हैं, मैं सीरियसली इस बात को बता रहा हूं, मिलने जाते हैं, उन लोगों का बायकॉट होना चाहिए, वो गद्दार हैं। क्या बात करेंगे आप आरएसएस के लोगों से जो इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है? उनसे क्या बात करके और क्या समझाएंगे उन्हें? तो ये आपने महमूद प्राचा को सुना और ये कह रहे हैं कि जो लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं उनसे आप क्या बात करेंगे। आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति का कभी नाम सुना है? नाम सुना है तो कितने लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी है? मनुस्मृति में क्या लिखा है ये कितने लोग जानते हैं? हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूं, किसको पता है? कितने % लोग जानते होंगे? लेकिन उनको मनुस्मृति की चिंता है। ये एक ऐसा डर बैठाने की कोशिश है मुसलमानों के दिमाग में जिसका किसके कोई पैर नहीं है, जो हवा में है सिर्फ बात, लेकिन आपको कहनी है और कोई उसको ग्रहण भी कर लेगा और अपने दिमाग में फिट भी कर लेगा। और उनको क्या प्रॉब्लम है कि जो अगर कोई व्यक्ति किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है और मुसलमान है, अगर वो कोई मुसलमान देश के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, देश के लोगों ने चुना है। ये महमूद प्राचा की कृपा से थोड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, तो उनके बारे में इस तरह की बात करना ये अपने आप में देश विरोधी बात है। दूसरी बात ये, इस तरह के लोग अगर आप याद करें आज़ादी से पहले का समय, तो देश के बंटवारे का आधार तैयार करने का काम करते हैं कि धर्म के आधार पर एक और बंटवारा होना चाहिए। ये उसकी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। ये लगेगा कि प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं या गृह मंत्री का विरोध कर रहे हैं, ये दरअसल हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। जब आप मनुस्मृति की बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करते हैं और मानते हैं कि वो हिंदुत्ववादी हैं, तो दरअसल आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। तो आप हिंदू मुस्लिम खाई दरार जो है उसको और चौड़ा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि देश में अलगाववाद की भावना पैदा हो, मुसलमानों के मन में ये बात आए कि हमको न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ इन लोगों का शासन रहा, फिर आए तो ये जो है संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे। अब आप देखिए, मैं तो जब से राजनीति को देख रहा हूँ ये सुन रहा हूँ कि बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी, तो राज्यों में आ गई तो बोले राज्यों से क्या होता है? ये ऐसा नहीं कि 2014 से शुरू हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये हुआ कि केंद्र में आएंगे तो बदल देंगे। केंद्र में आ गए तो कहा कि नहीं, ये पूर्ण बहुमत नहीं था, गठबंधन की सरकार थी, उनका दबाव था, इसलिए नहीं किया। अब फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो बोला कि अभी तो आई है, अगली बार देखिएगा। अगली बार भी आ गए तो अब उनके पास तर्क बचे नहीं हैं, सिर्फ एक हवा खड़ा करके कि ऐसा कर देंगे। कभी किया हो ये जो है पिछले 75 साल में दिखाने के लिए उनके पास है नहीं। देश में जितने दंगे हुए उसमें 99% दंगे दूसरे समुदाय ने शुरू किए। ये दंगों की जांच की जो रिपोर्ट है वो बताती है। अभी 1980 के मुरादाबाद दंगे की जो है रिपोर्ट आई है, बड़ा स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया। नहीं, ये भी ज्यादा मकबूल हुए हैं, फेमस हुए हैं दिल्ली दंगों के बाद, जब इन्होंने उनके केस लड़ने शुरू किए हैं। तो आप दंगों की बात कर रहे थे इसलिए मैंने याद दिलाया। तो दिल्ली का दंगा हुआ उसके बाद से। दिल्ली के दंगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हाई कोर्ट कह रहा है कि हिंदू विरोधी दंगे थे। मैंने इस तरह की भाषा किसी भी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, मतलब जो संवैधानिक अदालतें हैं
उनकी पिछले 50-60 सालों में नहीं सुनी है। लेकिन दिल्ली के दंगों के बारे में कहा गया सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को मारने के लिए हिंदुओं के विरोध में ये दंगे हुए। ये किसी पार्टी के नेता का बयान नहीं है, ये अदालत में कहा गया। उसके बावजूद देखिए इनकी बोलने की हिम्मत, ये देखिए, वो इसी से पता चलता है। ये जो कहते हैं ना कि ये नरेंद्र मोदी ने बोलने की आज़ादी छीन ली है, अगर आज़ादी छीन ली होती तो ये बोल पाते क्या? ये दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जो भी मुसलमान जो है वो अगर मोदी के अमित शाह की तारीफ करता है तो वो गद्दार है, और ये सरकार देश में मनुस्मृति लागू करेगी। जी, बड़ा खतरनाक है कि आप किसी आदमी को एक्सकम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर गद्दारी का टप्पा लगा रहे हैं। एक तो ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलना और बात करना, इसमें कोई गद्दारी या सवाल करने की बात नहीं। लेकिन मुश्किल क्या है कि प्राचा जैसे लोग एक तो उस समाज का नुकसान करते हैं सबसे बड़ा, जहाँ पर सब लोग मिलना चाहते हों, और उनको चिंता मुसलमानों की नहीं है, उनको चिंता है अपनी पॉलिटिकल दुकान की, कि अगर समरसता हो जाएगी, अगर भाजपा के साथ मिल जाएंगे। जैसे प्रदीप जी ने भी जिक्र किया कि पहले आप कहते थे कि ये आ जाएंगे तो ऐसा करेंगे, ये बहुत चर्चा होती थी कि बीजेपी आ जाएगी तो दंगे बहुत होंगे। तो यदि पूरा दंगों का रिकॉर्ड 1950 से 2023 तक का निकाल लें तो 80% दंगे, 85% दंगे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में हुए, वो नहीं हुआ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज हो सकता था, नहीं हो सकता था। रिफॉर्म कमीशन जब बनाया था वाजपेयी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उस पर क्या हो गया, तमाम बातें। उनके संकट यह है कि वो नहीं चाहते कि यदि ये हिंदुओं के साथ मिल जाएंगे तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी, उनको अपनी दुकान की चिंता। पहले ये मनुस्मृति वाला जवाब दीजिए। मनुस्मृति का मैं आप बताऊं, आपने तो आरएसएस बीजेपी को बहुत मैंने मनुस्मृति को भी पढ़ा है और आरएसएस बीजेपी को भी पढ़ा है। मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, लेकिन उनको पढ़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि मनुस्मृति, आपने सवाल किया मनुस्मृति आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी क्या वो मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है जब आप ये सवाल करते हैं तो आप हिंदुत्व को या हिंदू को नहीं समझ रहे, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो एक सेमेटिक रिलीजन नहीं है। सेमेटिक रिलीजन का मतलब कि वो एक किताब पर नहीं चल रहा। तो जब वो एक किताब पर नहीं चल रहा, वहां तो सब छूट है। आप वो किताब पढ़ें ना पढ़ें, आप किताब पढ़कर माने कि ना माने, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम की तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, आप महाभारत पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आप चारवाक को समझते हैं, आप निर्गुण को समझते हैं, आप सगुण को समझते हैं। प्राचा साहब को किसी ने बता दिया है कि मनुस्मृति लागू होगी देश में, ये लोग करेंगे। तो प्राचा साहब को यही तो क्योंकि प्राचा साहब ने खुद ने नहीं पढ़ा हिंदुत्व को, मनुस्मृति को नहीं, उन्होंने हिंदुत्व को ही नहीं समझा है, उन्होंने हिंदू को नहीं समझा है। और मुश्किल उनकी ये है ही नहीं समझने की, उनकी मुश्किल ये है कि भैया ये लोग यहाँ साथ में कैसे बैठ रहे हैं इधर से उठकर, क्योंकि जो 5 लोग हैं उसमें से 4 लोग इधर आकर बैठ जाएंगे तो फिर खतरा हो जाएगा ना। चिंता वो है, उन्होंने उनकी चिंता दूसरी। और इसी बयान में आगे उन्होंने, यशवर्धन जी, ये भी कहा है कि हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब के ऊपर वो लोग बैठ गए हैं जो सरकार से बात करते हैं, वो चाहते नहीं कि मुसलमान सरकार से बात करें। देखिए महमूद प्राचा जैसे, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे लग रहे थे, आज नहाए धोए से लग रहे हैं, ये अलग बात है। बुद्धि अभी भी मलिन है, बुद्धि का जो थोड़ा शुद्धिकरण होना चाहिए वो नहीं है। लंबे समय से इनको कोई पूछ नहीं रहा था। ये जो चंद्रशेखर भीम आर्मी वाले हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने एक फ्रंट बनाया था, जामा मस्जिद पे जाकर एक सभा उभा की थी। इन्होंने कहा था कि हमारा एक गठजोड़ बनेगा और हम कुछ कर लेंगे, कुछ कर नहीं पाए। कोशिश की कि कांग्रेस के साथ कुछ बातचीत हो जाए, कुछ तालमेल हो जाए, नहीं हो पाया। अभी एक तरह से बिल्कुल इनको कोई पूछ नहीं रहा है, ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन महमूद प्राचा और अभी थोड़ी देर पहले इसी कहानी कुर्सी की में हमने मणिशंकर अय्यर का बयान उनकी किताब के हवाले से सुना, दोनों में कितना फासला है? नहीं है फासला। वो कह रहे हैं कि नरसिंहा राव इस देश के पहले भाजपाई प्रधानमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रधानमंत्री रहते बाबरी मस्जिद टूट गई। और उसी तरह की बात कांग्रेस के नेता अक्सर करते हुए दिखते हैं। इसीलिए आप देखिए इस देश का जो तथाकथित ये जो सेकुलर वाला गठजोड़ है, जो अच्छा कमाल ये है कि सेकुलर हिंदू भी और सेकुलर मुस्लिम भी दोनों हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं, दोनों इन्हीं की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम सेकुलर हैं। तो मुझे लगता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय का वकील अगर इस तरह की बात कर रहा है तो देखिए नेताजी लोग तो कुछ करेंगे नहीं, जिम्मेदारी बनती है न्यायालय की। वो जरूर इनको बुला के पूछें कि अजीज कुरैशी के बाद महमूद प्राचा का ये बयान हेट स्पीच में आता है या नहीं आता है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बात वो हेट स्पीच में है या नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहां तक चला गया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना देता है। सीधा एक काम ही, वो काम इंद्रेश जी उसके लिए निकाल दिए गए कि एक प्रचारक यही काम करेगा। वो भले कई लोग उनको कहते गए कहां मुसलमानों को चक्कर पड़े हो, आपका ये उल्टा, मतलब गालियां भी खाते हो।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गाड़ी उठाते हैं, पहुंच जाते हैं मिलने मस्जिद में, वो भी उसके लिए 4 लोग उनको कहते हैं जो उग्र वाले हैं, कह रहे ये तो देखो ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ। जब देश में देश की सरकार और देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन जिसका आधार है वो दोनों कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, एक साथ मिलकर चलेंगे, उसमें जब महमूद प्राचा, अजीज कुरैशी जैसे लोग बोलते हैं तो इन पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती है तो फ्री रन हो जाता है, कोई कुछ भी बोलता है, बोल के चला जाता है। कल को कोई इसी की वजह से कुछ गड़बड़ होगी, कोई और कोई पोस्ट लिख देगा और फिर उसका परिणाम आपने तो टारगेट समाज पेंट को। कर दिया ना हर उस व्यक्ति की पीठ पर जो जिसको प्रधानमंत्री मोदी पसंद है या अमित शाह पसंद है, पसंद ही नहीं, उन्होंने कहा जो बात भी करता है जाकर के, ये सवाल आपने ये उसको है कि गद्दार इसमें- डिक्लेयर कर दिया इसमें है। सवाल ये गद्दार कि का ये- मतलब से समझते हैं हम। सौरभ, इसमें सवाल यह कि क्या ये हेट स्पीच के दायरे में आता है कि नहीं आता। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का जिक्र किया, हम बार बार इधर उधर की बात करते सुप्रीम हैं। कोर्ट के वकील हैं यही खुद ही। इसलिए जिम्मेदारी और ज्यादा है उनकी भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, जो नोटिस लें। इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है। ये संदेश सुप्रीम कोर्ट देने की कोशिश कर रहा है कि हेट स्पीच पर 0 टॉलरेंस है। उसमें ऐसी अगर बातें आ रही हैं ठीक। और उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। सर अब एक बड़ी खबर है, जरा उसका रुख कर लें जो सीधे दक्षिण अफ्रीका से आ रही है। ब्रिक्स समिट से आज एक अहम बात वहां हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की खबर है। दोनों नेता मंच पर जाते हुए लगातार बातचीत कर रहे थे। साल 2020 के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है और वो उससे 1 साल पहले से 2019 से भारत और चीन के नेताओं के बीच में कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है, बैठक नहीं हुई है। लेकिन अब कुछ वर्ड्स एक्सचेंज जरूर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में। जैसा कि हमने बाली में देखा था, वहां पर भी एक इनफॉर्मल तरीके से दोनों के बीच कुछ देर के लिए बातचीत हुई थी। ऐसी ये तस्वीर अभी अभी आई है। इसमें अब तस्वीर इतनी ही है, इससे पहले क्या कुछ और बातचीत हुई हो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोनों एक साथ आप देख रहे हैं, जो टेबल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कुर्सियों की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ प्रधानमंत्री भी कहते हुए इसमें सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उनके शी जिनपिंग के पीछे पीछे उनके हो सकता है अनुवादक चल रहे हो, जो उनको अनुवाद करके बता रहे हो। लेकिन ऐसे कोई आई कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा इसमें। जैसा मैंने कहा, ये तस्वीर का एक हिस्सा है हमारे पास। अब इससे पहले अगर कोई बात हुई हो सकता है उसके बारे में हमको बताया जाए, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी दी जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कोई जवाब नहीं आया था इस सवाल पर कि क्या दोनों की कोई मीटिंग होगी। इसके ऊपर विदेश मंत्रालय ने कोई साफ बात नहीं कही थी, यानी कि कुछ तय नहीं था कि दोनों के बीच कोई मुलाकात हो सकती है। लेकिन जहां पर 5-6 नेता हों, टॉप लीडर्स हों और उनका कई मौकों पर आमना सामना होता है तो वहां पर प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं, वो एक बात है। लेकिन क्या उससे बढ़कर आगे कोई बात हुई है, अभी इस पे बारे में कोई खबर नहीं है। तस्वीर जो है वो आपके सामने है। चीन के साथ कोई बातचीत का कोई माहौल बन रहा है क्या? हमने देखा था बॉर्डर पर बातचीत हो रही थी सेनाओं के बीच में और उसमें कहा जा रहा था कि कुछ पुल बैक की उम्मीद है सेनाओं के। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई ऐसी द्विपक्षीय जैसी वार्ता होगी। ये इस तरह की चीज़ है जो आपने भी कहा भी कि वहाँ ब्रिक्स के 5 बड़े नेता हैं और एक तरह से कहें कि बिल्कुल अगल बगल बैठना होता है, अगल बगल खड़े होना होता है, जाने कितनी बार गुजर रहे हैं, तो बस उतना भरी है। क्योंकि उससे ज़्यादा अफोर्ड करने की स्थिति में इस वक्त भारत की सरकार नहीं है। जब तक जिसको हम कहते हैं ना कि जो मेजर जनरल स्तर की वार्ता चल रही है उसमें जब तक वापस नहीं जाएंगे, जो कोर कमांडर्स के बीच में सहमति नहीं बनेगी, तब तक भारत की सरकार चीन के साथ कोई बातचीत करेगी, इसमें मुझे संदेह दिखता है। हम ही नहीं, आपने कहा अफोर्ड नहीं कर सकते, भारत की सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। चीन अपनी सेना पहले जो है जमावड़ा हटाए पहले, उसके बाद ही कुछ थोड़ा सा अफोर्ड करने की बात नहीं है। आपकी नीयत क्या है, आपकी नीति क्या है? अफोर्ड कर सकते हो तो क्या करेंगे, क्या तब भी नहीं करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि चीन को ये महसूस हुआ है कि भारत को दबाना आसान नहीं है। उसकी जो सलामी स्लाइसिंग की जो पॉलिसी है वो सफल, डोकलम से लेकर यहाँ लद्दाख तक सफल नहीं हो पा रही है। जिस तरह का जवाब दिया है भारतीय सेना ने और जिस तरह से डिप्लॉयमेंट किया है भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने, सेनाओं का, वायुसेना का, जिस तरह जितने बड़े पैमाने पर हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। चीन को ये मालूम है कि वो इस युद्ध को
अफोर्ड अगर बात कहें, ये शब्द इस्तेमाल करें, तो चीन युद्ध अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। उसकी जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो लगातार खराब हो रही है। ऐसे में इस तरह का संदेश जाना कि कोई सीमा पर बात बिगड़ सकती है, उसके लिए और नुकसानदेह हो। नहीं, लेकिन जैसे बाली में ये शी जिनपिंग पीछे से आ रहे थे, प्रधानमंत्री बैठे थे अपनी टेबल पर वो उठकर चले गए थे उनसे थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के लिए, और उसमें भी वो भी एक इनफॉर्मल टॉक थी, उसमें भी कुछ नहीं था। उस वक्त बड़ी आलोचना हुई थी कि क्यों प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत थी, क्यों बात की, नहीं जाते। नहीं, ये प्लेजेंट्रीज को समझना सामान्य चाहिए कि शिष्टाचार। जब शिष्टाचार की बात है कि जब आप नेताओं के साथ बैठ रहे होते हैं, किसी के साथ भी बैठते हैं, तो शिष्टाचार के हिसाब, और ये जो अभी आप विजुअल्स दिखा रहे हैं ये भी शिष्टाचार वाला है कि साथ साथ चल रहे होंगे तो कुछ तो बात हो जाती है ना, हल हुआ है। लेकिन वो जो गंभीर बात है, जो बायलैटरल बातचीत होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और ये भी एक मैसेज है चाइना को, प्रधानमंत्री की तरफ से यदि वहां पर ये होता, भारत की तरफ से ये कोई पहल हो रही होती, तो ये कोशिश विदेश मंत्रालय कर चुका होता कि भाई दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। और वो भी खासतौर से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अगला महीना भी नहीं बचा, अब 8 सामने ही, हाँ, बिल्कुल आ गया है G20। जब G20 की मीटिंग होनी है, तो एक तरह से भारत दबाव में भी हो सकता है यदि माना जाए कि भाई होस्ट है तो हम उसमें मेजबान हैं, तो हाँ, हम मेजबान कोई को ऐसी बात कैसे नहीं बिहेव करना करना चाहेंगे चाहिए। जिससे- लेकिन उसके बाद भी आपने रुख अपना कायम रखा है, स्टैंड को कड़ा रखा है। ये भी अपने आप में एक मैसेज है चाइना के लिए कि वहां पर वो झुकने को तैयार नहीं है। चलिए, तो अभी तक ऐसी कोई बातचीत की कोई खबर नहीं है। तस्वीर भर है जिसमें आमने सामने हुए दोनों नेता, तो कुछ शब्द एक्सचेंज हुए होंगे। एक तस्वीर की लेकिन G20 से ही आई, उसकी बड़ी चर्चा, और ये आपके फोन पे भी पहुंची होगी वो तस्वीर। चीन के राष्ट्रपति मीटिंग के लिए ब्रिक्स में ये दाखिल हो रहे हैं हॉल के अंदर, और पीछे दौड़ते हुए इनके जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आते हैं। चीन का राष्ट्रपति कितना ताकतवर शख्स, उसकी सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं, और जो साउथ अफ्रीका की सिक्योरिटी गार्ड है उनको रोक देते हैं दरवाजे पर। शी जिनपिंग साहब को भी यकीन नहीं होता कि क्या हुआ मेरे पीछे, मुड़कर देख भी रहे हैं। वो पलटते हैं 2 बार। ये देखिए, पीछे से उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको रोक दिया, और शी जिनपिंग अकेले हॉल के अंदर फिर चल करके आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं मेरे पीछे क्या हो रहा है। नहीं, देखिए, एक तो ये कि सबक लेने की बात है कि अनाधिकार चेष्टा ये उचित नहीं होती। हर जगह मत गुस्सा करो भाई, वो जो खड़ा था वहां पर, वो सिक्योरिटी गार्ड रहा हो, सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी रहा हो, प्रोटोकॉल का आदमी रहा हो, उसको एक निर्देश था कि सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष अंदर जाएंगे जी, और उसने जाने नहीं दिया। एक तो ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। दूसरा, शी जिनपिंग के चेहरे पर अचरज भय का मिश्रण है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे एकदम फ्लैट होते हैं, सपाट होते हैं। हम लोगों को कुछ भी हो तो सामने चेहरे पे दिख जाता है, हम सब हिंदुस्तानियों की समस्या है। तो हम लोगों के भाव चेहरे पे एकदम लबलबाए रहते हैं, उबलते रहते हैं, उभरते रहते हैं। उनके नहीं उभर रहे। लेकिन आप सोचिए कि चीन के राष्ट्रपति के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को इस तरह से, और चूंकि कोई रोकना नहीं है, ये कल से देखकर मैं भी ये सोच रहा हूं, वो धक्का देके निकाला गया है। चीन के राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड को कोई धक्का देकर निकाल दे, ये अकल्पनीय है। चीन के तो ये तो बिल्कुल सारा काम मशीनों की तरह होता है ना इनके यहाँ। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, बात इधर से उधर नहीं होती। त्रिपाठी जी ने भले ही जिनपिंग के दरवाजे से घुसने पर बात कही हो, लेकिन वो बहुत रेफरेंस वाली बात कही कि अनाधिकृत चेष्टा जो है ना एंट्री की कहीं नहीं करनी चाहिए। वो चीन के रेफरेंस में चीन को समझ में आनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आपने ये एक नेगेटिव पिक्चर दिखाई, एक पॉजिटिव पिक्चर भी ब्रिक्स की दिखानी चाहिए थी कि जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वहाँ पहचान के लिए भारतीय तिरंगा वहाँ रखा हुआ है, सर खूब उस पर तो बात हुई। हाँ, अभी तो बात हो सकती थी वो उस भी तरह से। इंटरेस्टिंग पिक्चर है कि बिल्कुल, प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका का भी प्रधानमंत्री ने तो उठाया ही वो तिरंगे का मार्क वहां जमीन से। उनके देखा देखी जो दूसरे नेता साथ में चल रहे थे, वो उनके लिए आम बात होगा, झंडे पर पैर रख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी देख करके लगा कि नहीं ये तो ठीक ही है, झंडे पर वो भी एक बहुत अच्छी पिक्चर है। बहुत खूबसूरत नहीं, तस्वीर है। उन्होंने झंडा फिर दिया भी नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए, तो उनका ना मेरी जेब में रखा हुआ है। खैर, आज कहानी कुर्सी के में इतने ही वक्त, इतनी इजाजत। तेरा बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, विजय जी और हर्षवर्धन जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।